मैं के रामटे के जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्टाना। आज हम कक्षा 12वीं की उषा नाम की कविता है, उस कविता को जरूर पढ़ेंगे। उनके कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी। उसके थोड़ा सा कवि का अल्प सा परिचय है, उस अल्प परिचय के बारे में भी चर्चा हम कर लेते। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में है, वहाँ हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलोगी कहाँ, काल मुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी उन्होंने किया है। साथ साथ उनको हिंदी साहित्य के अनेक पुरस्कार भी उनको दिए गए हैं। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। उनका निधन 1903 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। विशेष तौर पर ये हमारे कवि है, उनके अगर कविता के सामान्य उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य का अगर हम पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलेगा। तो विशेष ग्रामीण परिवेश है या ग्रामीण भागों का प्राकृतिक सौंदर्य है, उनकी चहल पहल है या उनके वातावरण है, चहल पहल है, या फिर वहाँ की सभ्यता और वहाँ की संस्कृति है ग्रामीण भागों की, उसके बारे में भी एक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य क्या होता है ग्रामीण भागों का, उसकी जानकारी इस कविता के अंदर देने की कोशिश जरूर की गई है। देखो, उनका सामान्य पहला उद्देश्य दिया गया है पल पल परिवर्तित प्रकृति चित्रण। दूसरा दिया प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास करना। कवि ने सही में प्रकृति के जो पल पल परिवर्तित होते हुए जो दृश्य है, सौंदर्य है, उसको अपने शब्दों में बांधने की पूरी अद्भुत कोशिश, प्रयास जरूर किया गया है। भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने का प्रयास भी उन्होंने किया गया है। चौथा है सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना उन्होंने साकार की है। गहरे नीले रंग को शंख की उपमा दी है। गांव की सुबह के वातावरण का सजीव चित्रण, उनके गांव का जो वातावरण होता है वो सही सजीव, सही में गांव का ग्रामीण भागों में भी अधिकतर तो हमारे गांव के लोग होते हैं, वो किसान होते हैं और कृषि से जुड़े होते हैं, और इनमें से उनका पूरा जीवन क्रम ही 5 बजे अपने बैलों को बाहर निकालना है, पालतू जानवरों को बाहर निकालना है, उनको साफ सफाई करना है और खेतों में जाना है उनको लेकर, और खेतों के काम में जुट जाना है सुबह सुबह से। तो पूरे तरह पूरा का पूरा उनका जो दैनंदिन जो कार्य है वो खेतों से जुड़ा हुआ है। और इन्हें गाँव का जो सुबह का वातावरण होता है, जैसे गाय जानवर होते हैं, उनको गले में घंटियाँ होती है, घुंघरू बांधे रहते हैं, और एक चहल पहल, नदी होता है, घाट होता है, नदी घाटों में भी चहल पहल हो जाती है। महिलाएं पानी भरने के लिए गाँव की तरफ, नदी घाटों की तरफ निकल पड़ती है। जानवर भी खेत खलिहान की तरफ निकल पड़ते हैं, और इस बाहर निकलती है घुंघरू का आवाज़, एक चहल पहल है, सजीव चित्रण है। और इन्हीं से का गाँव की सुबह का वातावरण का सजीव चित्रण करना है। सही में अगर शहरों में तो क्या वातावरण होता है पता नहीं चलता, लेकिन ग्रामीण भागों का जो वातावरण होता है, सुबह होते ही एक चहल पहल है। गांव में मुर्गे, अभी तो मुर्गे नहीं ना आगे बराबर हैं, लेकिन जो मुर्गे है सुबह सुबह बिल्कुल 5 बजे तड़के 5 बजे बाग देते थे, आवाज़ करते थे। और पूरे जानवर, हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनके गलों में बांधे हुए जो घुंघरू होती है, घंटियाँ होती है, उनकी आवाज़, मंदिरों को घंटी की आवाज़ है। ये सभी आवाज़ों से एक सजीव चित्र, अभी गाँव जाग गया है, उसका वर्णन भी इन्हीं से गांव की सुबह का वातावरण का सजीव चित्रण भी या प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अभी देखते हैं गांव का ये कविता, देखते हैं बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी है, उन्हें छोटे छोटे शब्दों में अपनी कविता का अंकित करने की कोशिश जरूर की है। पर अब देखो कविता में क्या दे, छोटे छोटे शब्द है, छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। प्रात नफसा बहुत नीला शंख जैसा भोर का नब, शंख राख से लिपा हुआ चौका अब गीला पड़ा है। अभी अंत में ये भी कहा गया है जो सुबह गाँव का सुबह का वातावरण होता है, आकाश नब कैसा है, आकाश कैसा है, नीला शंख के समान है, या नीले शंख के समान होने के कारण अभी भोर का नब, राख से लिपा हुआ चौका। अभी मान लो ये सुबह सुबह अगर मान लो और ये भोर का नब, और विशेष तो ठंडी का, ये अगर मान लो ठंड का लेगा, अगर ये 4 महीने है, ठंडी के दिनों में हम देखेंगे तो पूरी धरती नमी से युक्त हो जाती है। और आकाश भी कैसा नीला है, कैसा नीला है, शंख के समान है। और इनमें शंख के समान नीला आकाश होने के कारण भी या नीले शंख में उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और राख से लिपा हुआ चौका, अभी राख से लिपा हुआ चौका है, चूल्हा चौका कहेंगे। चूल्हा चौका हम सुबह सुबह ग्रामीण भागों में चूल्हा चौका होता है, जो खाना पकाने चूल्हा होता है, और उसका पास की थोड़ी सी जो चौके के समान, चबूतरे के समान चौका, चबूतरे के समान जो ऊंचा उठा हुआ जो माटी का चौका होता है, उस चौके की तरह से गाँव घर की जो महिला होती है लिप लेती है, और जैसे सुबह सुबह गीला रहता हो। तो ये प्रकृति भी कैसी है, प्रकृति भी गीली है। सुबह उषा ने सुबह का समय, उषा ये सुबह का समय होता है, प्रातकाल का समय सुबह का समय होता है। और आकाश भी कैसा है, नीले शंख के समान आसमान दिखा, नीला नीला बिल्कुल है, शांत वातावरण है, हवा भी हल्की हल्की सी हवा चल रही है, और पूरा का पूरा नीला आकाश दिखाता है कि बरसात समाप्त होगी। अभी बरसात समाप्त होने के कारण आसमान में बादल भी नहीं है, और इन्हें नीला नीला आकाश दिखा दे रहा है।
कवि को उस नीले आकाश को देखकर शंख की उपमा उसको देने की कोशिश की और इन से नीले आकाश है शंख के समान लेखक को कवि को प्रतीत हो रहा है। और इन वजह नीले आकाश को देखकर कभी उसको उपमा देते, शंख की उपमा देते हैं। इन वजह उपमा अलंकार के प्रयोग हुआ गया। अभी भोर का नभ है, सुबह का नभ, भोर है ना सुबह, प्रातकाल का नभ होता है, आकाश होता है। उस आकाश के कारण भी धरती पर नमी छाई हुई है, ठंडी के दिन है। और ठंडी के दिन होने के कारण धरती में भी नहीं, ताकि जो फसलें है, घास है, उसके ऊपर क्या ओस की बूंदी गिरी है। ओस के बूंदी के कारण धरती ऐसी नमी होगी, नरम हो चुकी है, मुलायम हो चुकी है। और इन राख अभी जैसे हम राख मिट्टी है, राख है, जिससे अभी तो हर घर में गैस आ गया है, गैस का ओटा आ गया है, चौका आ गया है। लेकिन उस समय में अगर आज कवि के ज़माने में जो देहात का जो परिवेश था, देहात के परिवार थे, देहात के गांव थे, घर थे, उन घरों में भी विशेष तौर पर चूल्हे के बगैर काम ही नहीं चलता। और इनमें सुबह जो घर की जो महिला होती थी, वो महिला उठते ही प्रातकालीन कार्य पूरे होने के पश्चात तुरंत अपने राख से वो चूल्हे के राख निकालना है, थोड़ी मिट्टी मिलाना है, तो गोबर मिलाना है और अपने चूल्हे को और चौके को लिपाई करती थी, पोताई हो जाती थी, उसकी लिपाई हो जाती थी। और इनमें से वो थोड़ा सा गीला दिखाई देता था। वैसे ही धरती भी गीली दिखाई दे रही है और इनमें से अब गीला पड़ा हुआ है। वही सादे सरल शब्दों का भी यहाँ प्रयोग करने का कोशिश की है। और इनमें से जो नीला शंख है और लिपा हुआ चौका है, यहाँ भी उपमा अलंकार का भी प्रयोग जरूर हुआ है। अभी देखते हैं उसके शब्द देखिए। भोर यानी सवेरा होने के पहले का जुटपुरा वातावरण, सुबह का समय है। नभ यानी आकाश है, चौका यानी रसोई बनाने का स्थान है। अभी भोर के वातावरण का वर्णन करना, ये विशेषता दी गई उसकी, चार पंक्ति की विशेषता है। छंग जैसे में उपमा अलंकार का है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, इसमें भी उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ गया है। अत्यंत सरल लघु शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और वर्णन कैसा है, चित्रात्मक वर्णन भी यह हुआ है। अब देखते हैं इसी चार पंक्ति के आधार पर जो पहला पद दिया गया है, चार पंक्ति का पहला पद दिया गया है, उसके कुछ प्रश्न भी दिए गए। उपयुक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखिए। कवि तथा कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया है, कवि ने प्रातकालीन वातावरण की समानता कैसे नीले शंख से क्यों की है। तीसरा प्रश्न, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ क्यों कहा गया है। चौके के गीले होने का क्या प्रतिकार्थ है। पांचवा प्रश्न, उषा कविता के आधार पर प्रातकालीन चित्रण कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। अभी दूसरा पद हम देख लेते हैं इसमें। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक दी हो, मल दी हो किसी ने, मल दी हो। अभी इसमें भी अभी बहुत काली लीक जरा से लाल केसर से। अभी सील का तात्पर्य पत्थर होता है जिसे मसाला पीसा जाता है, लेकिन सील का तात्पर्य दिया काली सील। अभी भोर के पहले क्या था, भोर के पहले रात थी और रात में पूरा का पूरा जो वातावरण था वह कालीमा में वातावरण था। अभी क्या होगा, लाल केसर का तात्पर्य अभी भी सूरज निकल, भोर हुई है, भोर हो गई है, सुबह हो रहा है, सूरज निकल रहा है और सूरज की जो सुनहरी किरणें हैं वह काली मिट्टी पर, काले पत्थरों पर गिरी हुई है। और ऐसा लगता है लाल केसर के समान पूरा का पूरा जो गांव का जो परिवेश है, गांव का जो वातावरण है, गांव की जो प्रकृति है, गांव की जो धरती है, किस तरह लाल केसर के समान यह अंकित हो रही है, दिखाई दे रही है। और बहुत काली लीक जरा से बहुत काली सील का तात्पर्य पत्थर है। काला पत्थर के समान ये पूरी रात दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी सुबह हो गया, अभी भोर हो रही है और भोर होने के कारण भी सूरज निकल रहा है। और सूरज निकलने के पहले जो लालिमा छा जाती है आसमान में, सूरज निकलने के पहले, ताकि सूरज निकलने का संकेत है वो लालिमा हो। पूरा का पूरा जो नीला आकाश, पहले नीला आकाश का वर्णन किया गया, नीला आकाश शंख के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी सूरज पहला नीला है, अभी सूरज निकल रहा है, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला है, लेकिन सूरज निकलने के संकेत हो रहे हैं, ताकि तात्पर्य नीले आकाश में लालिमा छाई हुई है। किसकी, अभी सूरज निकलने के संकेत या स्पष्ट हो रहे, दिखाई दे रहे। इन वजह से कवि को उस आसमान को, नीले आसमान को देख रहे लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो, लाल केसर है, लाल केसर चारों ओर फैला हुआ है। ऐसा ही वर्णन कवि ने उषा का या किया गया है। स्लेट पर या लाल खड़िया, इस स्लेट पर काली जो स्लेट होती है, काली धरती होती है, काले पहाड़ होते हैं, वो कैसे लाल खड़िया चाक दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने। अभी चाक दी हो, क्या मल दी हो, अभी भी ऐसा लगता है कि किसने मल दी है भाई। ये सूरज की लाल रोशनी है, सूरज निकलने के पहले का जो लालिमा होती है, उस लालिमा के कारण ऐसा लगता है कि अभी ये लालिमा निकली है। अभी नीला आकाश था, अब नीला आकाश कैसा बन गया, अभी सूरज निकलने के पहले सूरज की जो लाल किरणें बाहर निकली वो केसर के समान है। अभी केसर किसे कहेंगे हम लोग, जो फूलों के जो पुंकेसर होते हैं, श्री केसर होते हैं, उसको भी केसर कहा जाता है। विशेष तौर पर केसर की खेती ये है, श्रीनगर है, कश्मीर में है, वह होती है और बहुत ही कीमती होता है, बहुत मौल्यवान होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो इन्हीं वजह से केसर के समान, केसर जैसा लाल होता है, वैसे आसमान लाल दिखाई दे रहा है। केवल सूरज निकलने के पहले का दृश्य यह अंकित किया गया है। जैसे कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक दी हो किसी ने, कि मल दी हो किसी ने।
ऐसा लगता है कभी को क्या कि वो लाल खड़िया है, जैसे मान लो सफ़ेद खड़िया मालूम है, खड़िया का तात्पर्य चाक है, चाक मल दिया हो, जैसे स्लेट है, बोर्ड है, पार्टी है, काली पार्टी कहेंगे, स्लेट कहेंगे, बोर्ड कहेंगे, जिसमें खड़िया से मल देते हैं। उसी तरह नीला नीली जो खड़िया थी, स्लेट था, उस स्लेट नीले स्लेट पर नीले बोर्ड पर नीला बोर्ड था, उस नीले बोर्ड लाल खड़िया से किसी चाक दी हो किसी ने, इस तरह से उनका वर्णन किया गया। अब थोड़ा उसके शब्द भी है, शब्द एक बार जरूर देख लेते हैं। शब्दार्थ तथा विशेषता है। लाल सील यानी मसाला पीसने वाला पत्थर होता है। केसरन फूल के सुगंधित पदार्थ होता है। अभी काली सील और स्लेट के माध्यम से भोर के अंधेरे का चित्रण या प्रस्तुत करने की कोशिश की, विशेषता दी गई उसकी। लाल केसर और लाल खड़िया चाक सूरज के उगती हुई लालिमा का वर्णन किया गया। इसी वजह से कहा गया ना, अभी लाल से ये है, लाल केसर कहेंगे, लाल खड़िया कहेंगे, चाक कहेंगे। किसने मल दिया बेटा? ये सूरज निकल रहा है ना, सूरज के कारण पहले नीला आकाश था, अब आकाश कैसा बन गया है? सुनहरा लाल आकाश बन गया है, ताकि सूरज निकलने के पहले जो लालिमा छाई हुई है, उस लालिमा को देखकर कभी काफ़ी मात्रा में खुश है, प्रसन्न भी है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक दी सूरज की उगती हुई लालिमा का वर्णन अंकित किया। अब इसमें भी ये उत्प्रेक्षा अलंकार किया, कल्पना की गई, कौन से बहुत काली सील जरा से हो गई हो और स्लेट पर किसी ने मल दी हो, ये दो पंक्तियाँ दी गई। जैसे क्या कहा गया, उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना की गई। किसकी कल्पना की गई है? देखो, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। दूसरी पंक्ति दी गई है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या दोनों में उत्प्रेक्षा अलंकार का तात्पर्य कल्पना की गई। किसने की दी? ये सूरज निकलने का पहले का जो दृश्य था, उस दृश्य का वर्णन यहाँ किया गया। या कल्पना होती है, उस कल्पना को ही तो जो कल्पना की जाती है, उपमेय है, उपमान है। उपमेय का तात्पर्य बड़ा ये सोबेरा है। उपमेय क्या है? लाल खड़िया है, स्लेट है, चाक दिए है, इसका वर्णन किया गया। उपमेय उपमान है। उपमेय यानी जो सुबह के लिए उपमान कहा गया है, उपमेय कहा गया है। और उपमान किसके लिए उपमा दी गई है? किसकी उपमा दी गई है? इसमें लाल केसर की उपमा दी गई है, और किसी खड़िया चाक दियो किसी ने, ये खड़िया का लाल खड़िया का उदाहरण भी दिया गया है। काली सील, यह काली सील में ल की आवृत्ति होगी, इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ गया। छोटे छोटे शब्दबद्ध किए गए हैं, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। भाषा अत्यंत सरल और सादी प्रभावपूर्ण बिंबात्मक में दी गई है। अभी इसी के आधार पर प्रश्न भी दिए गए हैं। इसमें कवि किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है? दूसरा प्रश्न दिया गया, काली सील और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तीसरा प्रश्न, लाल केसर और लाल खड़िया चाक दी दृश्य को चित्रित करते हैं। प्रातकालीन ओस और नमी को किस प्रकार चित्रित किया गया है? काव्यांश के भाव सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। काव्यांश की अलंकार योजना का सौंदर्य समझाइए। काव्य की भाषा को दो विशेषता या अंकित कीजिए। अभी आखिरी का पद दिया गया है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे कि हिल रही है, और सूरज का जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। अब इसमें भी कहा नील जल, अगर हम कविता में देखते हैं का नीला जल है, नील जल, अभी सुबह से वो नील जल है कि नील जल में जो सूरज की किरणें, अभी नदी का उदाहरण दिया गया है, जो नदी बह रही है, नीला जल है, नीला पानी है, उस अगर सूरज की किरणें अगर उस जल में गिरती है, अगर नदी कैसी रहती है, चित्र में दिया गया, किताब है, किताब में किस तरह से नदी बह रही है, और बहती हुई नदी के ऊपर जब सूरज का जो किरणें गिरती है, सुनहरे किरणें गिरती है, तो कभी ये कल्पना करते हैं इसमें नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, बेटा कोई तो किसी नारी के है, किसी बालिका की देह है, झिलमिल देह, चमकती हुई शरीर है, दियाने शरीर होता है, जैसे कि हिल रही है, और जादू जैसे ही शुरुआत में जो चमकदार ऐसा पानी होता है, जैसे सूरज के जो सुनहरे किरणें होते हैं वो पानी में गिरते हैं तो पानी चमकता है, ताकि पानी के जो लहरें होती है, लहर के कारण पानी में जो हलचल हो रही है, हलचल के कारण एक उपमा ये कल्पना की कवि ने, क्या नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे कि हिल रही है, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। पूरी तरह से एक बालिका का, सुंदर बालिका का देह का, शरीर का वर्णन यहाँ अंकित करने की कोशिश की। पूरा चित्र देखोगे कि दोनों पहाड़ों के बीच से सूरज निकल रहा है, और सूरज की जो रोशनी है वह किस तरह से वो पानी की जो नदी की धारा है, उस धारा पर दी गई है। आप सभी के पास किताब है, किताब के आधार पर उस चित्र को देखो और कल्पना करो क्या किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जो बहती हुई नदी है वो किसी एक बालिका के समान, देह के समान उसका वर्णन कवि ने किया गया है। इसी के कुछ प्रश्न है, उस शब्द और विशेषता को भी एक बार देख ले। नील जल, नीले रंग का जल, गोरा ने गोरा, जादू यानी सौंदर्य है, झिलमिल देह, चमकता हुआ शरीर है, सूर्योदय, अभी सूरज का उगना है, सूर्योदय होगा, सूरज निकला है। अब उसकी विशेषता है सूर्योदय के बाद का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करना है। दूसरी विशेषता दी गई, उषा के पल पल बदलते सौंदर्य का वर्णन करना है। नील जल हिल रही हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, नील जल
हिल रही है, इसमें भी अनुप्रास करते नील ल का आवृत्ति हो रही है और र की भी आवृत्ति हो रही है। इन्हीं वजह से यहाँ भी अनुप्रास अनुकाल का प्रयोग हो गया है। और नील जल खिल रही है, इसमें भी किसका उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ गया है। मुक्त छंद का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सरल और सादी और बिंबात्मक दी गई है। अब उसके जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न काव्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न है, उसको भी हम देख लेते हैं। नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? नील जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है? गौरी देह के झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है? उषा का जादू टूटने का क्या आशय है? काव्यांश के बिंब स्पष्ट कीजिए, भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए है। साथ साथ अभी मूल्यांकन के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि उषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील चित्र है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सूर्योदय की उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? भोर के रंग को राख से लिपा गीला चौका क्यों कहा गया है? नील जल में खिलती झिलमिलाते देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उषा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। सिद्ध कीजिए कि कवि कल्पनाशील है। ठीक है, इसके आधार पर अगर हम और दोबारा इसकी चर्चा करेंगे, कल जो हमारा पाठ है उसमें दोबारा इस कविता के बारे में चर्चा करते हैं। आज के जो पीपीटी है आपके दोनों ग्रुप 11 12 साइंस और 12 ह्यूमैनिटी दोनों ग्रुप पर ये कविता मैं आज पीपीटी के द्वारा भेज देता हूँ।